नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तारीख थी 2 अक्टूबर 1869 और दिन था शनिवार। गुजरात के पोरबंदर कस्बे में चूने से पुते एक छोटे से घर में किलकारी गूंजी। ये किलकारी काबा गांधी और पुतली बाई के सबसे छोटे बेटे मोनिया की थी। वही मोनिया बाद में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन भारत और उसके लोगों के लिए समर्पित किया, लेकिन उनके भी जिंदगी में कुछ ना कुछ विवाद रही। तो आइए आज हम जानते हैं गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के उन 6 फैसलों की कहानी जिन पर आज भी विवाद होता है। सबसे पहला, पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए पूरा जोर। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाना था। यह चुनाव इसलिए सबसे अहम था क्योंकि भारत की आने वाली अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष को ही बनाया जाना तय किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। गांधी की इच्छा के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए नेहरू के नाम का भी प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में 2 नाम थे, पटेल और नेहरू। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लेते। कृपलानी ने पटेल के नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। पटेल ने कागज पर दस्तखत नहीं किए और अर्जी गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने उसे नेहरू की तरफ बढ़ाते कहा, जौहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? मगर नेहरू वहां चुप रहे। गांधी ने वो कागज पटेल की तरफ वापस बढ़ाया और इस बार पटेल ने अपनी नाम वापसी पर दस्तखत कर दिए। फौरन ही कृपलानी ने नेहरू के निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी। उस समय के बड़े पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जौहर नंबर 2 स्थिति में आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। दोनों सरकारी गाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल होंगे, इनमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए नेहरू और राष्ट्र के काम के लिए पटेल होंगे। गांधी ने एक और मौके पर कहा था कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथ से ली जा रही हो, उस समय भी कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। पटेल के उग्र तेवर और बढ़ती उम्र भी गांधी के इस रुख की वजह हो सकती है। पटेल गांधी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से करीब 15 साल छोटे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल 71 साल के थे और नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। दूसरा, दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर सुभाष चंद्र बोस की खिलाफत। 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपनी ऊर्जा से सभी को हैरान कर दिया। हालांकि तब तक गांधी के साथ उनके मतभेद सामने आने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस ने पत्नी एमिली सेंकल को पत्र लिखा, ये संदेहजनक है कि मैं अगले साल फिर से पार्टी का अध्यक्ष बन पाऊं। कुछ लोग गांधी जी पर दबाव डाल रहे हैं कि इस बार कोई मुसलमान अध्यक्ष बनना चाहिए। यही गांधी जी भी चाहते हैं, किंतु मेरी अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। इसी माहौल में 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। इस पद के लिए महात्मा गांधी की पहली पसंद अबुल कलाम आजाद माने जा रहे थे। कलाम के मना करने के बाद गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया। सुभाष चंद्र को 1580 वोट मिले और सीतारमैया को 1377 वोट। गांधी जी और पटेल के पूरा जोर लगाने के बाद भी वो जीत नहीं सके। गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी हार माना। इसी समय गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अलग हो गए। इसके बाद पटेल और अन्य कई सदस्यों ने भी कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र के लिए अपने पद पर बने रहना बेहद मुश्किल हो गया। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष चंद्र ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद ने ले ली। बोस ने कांग्रेस के अंदर ही अपनी पार्टी
फॉरवर्ड ब्लॉग बनाई। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के रिसर्च जनरल इतिहास में जेपी मिश्रा ने लिखा, बोस के फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने के बाद कांग्रेस हाईकमान राजनीतिक तौर पर बोस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने का मन बना चुका था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस अभी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जुलाई 1939 में उस पद से भी हटाकर उन्हें 3 वर्ष के लिए किसी अन्य पद के लिए भी आयु घोषित कर दिया गया। तीसरा, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी का मानना था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया जाए तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसमें विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी कानून, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। उन्होंने इस घटना में शामिल लोगों को पुलिस के हवाले करने को कहा क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत बताते हैं कि असहयोग आंदोलन उस वक्त जीत के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद उसको गांधी जी ने वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये भटक रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि साल 1922 में यह आंदोलन इतना तेज था कि अंग्रेज पर दबाव पड़ता और हमें तभी आज़ादी मिल जाती। असहयोग आंदोलन की वापसी से कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों को अहिंसा के गांधीवादी रास्ते से दूर कर दिया। इन क्रांतिकारियों में जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, मास्टर सूर्यसेन आदि शामिल थे। चौथा, गांधी इरविन समझौता। क्या वाकई महात्मा गांधी क्रांतिकारी भगत सिंह को बचा सकते थे? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके और मौके में गिरफ्तारी भी दे दी। भगत सिंह का मकसद किसी को मारना नहीं था। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध के साथ आजादी की आवाज दुनिया तक पहुंचाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से 17 दिन पहले यानी मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। समझौते की प्रमुख शर्तों में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना शामिल था। इसके अलावा भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार, आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वालों की बहाली, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस किए जाने जैसी बात शामिल थी। इसके बदले में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को राजी हो गई। इतिहासकार एजी नूरानी अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के 14वें चैप्टर गांधी जी ट्रूथ में कहते हैं कि भगत सिंह का जीवन बचाने में गांधी जी ने आधे अधूरे प्रयास किए। भगत सिंह की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में बदलने के लिए उन्होंने वायसराय से जोरदार अपील नहीं की थी। इतिहासकार और गांधी पर कई किताब लिखने वाले अनिल नौरिया का कहना है कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी को कम कराने के लिए तेज बहादुर स्प्रू, एम.आर. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री को वायसराय के पास भेजा था। अप्रैल 1930 से अप्रैल 1933 के बीच ब्रिटिश सरकार में गृह सचिव रहे हर्बर्ट विलियम इमर्सन ने अपने संस्मरण में लिखा है कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए गांधी के प्रयास ईमानदार थे और उन्हें काम चलाओ कहना शांति के दूत का अपमान है। गांधी जी के मुताबिक भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी रखकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती। 5वां, दलितों का आरक्षण और अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों सहित 11 समुदायों को निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इसी के साथ दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से समान वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार उनके उत्थान में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। महात्मा गांधी दलितों को दिए इन अधिकार के विरोध में थे।
महात्मा गांधी का मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेज शासन को कई पत्र लिखे। बात न सुनी जाने पर महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। यहाँ गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। छठा पॉइंट, पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के पक्ष में थे गांधी। बात 20 अगस्त 1947 की है। 5 दिन पहले ही अस्तित्व में आई पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से साजिश रचना शुरू कर दी। योजना के मुताबिक 22 अक्टूबर को हथियारबंद कबाइलों ने मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। 26 अक्टूबर तक हालात ऐसे हो गए कि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फौरन ही एयरलिफ्ट के जरिए कश्मीर पहुंची भारतीय सेना ने कबाइलों के साथ पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। इधर बंटवारे के दौरान यह तय हुआ था कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये देगा। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किस्त दे दी थी। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत में सरकार से लेकर सेना को पता था कि अगर बचे 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दे दिए गए तो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में होगा। नतीजन भारत सरकार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली दूसरी किस्त रोक दी। तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान को उसके हिस्से का पैसा देना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है। महात्मा गांधी का भी मानना था भारत को समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से के पैसे दे देना चाहिए, यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। कई लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने इसके लिए अनशन किया। हालांकि अनशन की बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। 13 जनवरी 1948 को गांधी ने प्रार्थना सभा में दोनों धर्मों के लोगों से बातचीत की, लेकिन उसमें 55 करोड़ रुपए का कोई जिक्र नहीं आया। 15 अगस्त को एक पत्रकार से बातचीत में भी उन्होंने 55 करोड़ का जिक्र नहीं किया। भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में भी गांधी की ओर से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग का कोई जिक्र नहीं है। 1953 में पाकिस्तान ने भारत से फिर से वो पैसे देने की मांग की, लेकिन तब कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास भारत की करीब 600 करोड़ की संपत्ति है, वो पहले उसका भुगतान करे। पंजाब राज्य सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को जो पानी मिलता है उसका करीब 100 करोड़ का बिल पाकिस्तान पर बकाया है। अगर उसे पाकिस्तान चुकता करेगा तो भारत पैसा देगा। भारत ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने पर लगी 4.5 लाख की फीस भी अदा की थी। इन सभी वजहों से दोनों देशों के बीच फिर पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।